हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो 66वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उसका जो पेपर था उसमें साइंस के प्रश्न जो आए थे वो सारे प्रश्न हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और हर एक प्रश्न का डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये सेशन आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि जो PYQ होता है तो आपको 5 से लेके 8 वर्ष तक का PYQ देख ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन रिपीट करते रहता है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द से ही आने का संभावना रहता है। ठीक है दोस्तों, अभी आप प्रीवियस ईयर का डाटा उठा के देख लीजिएगा, तो जितने भी प्रश्न आए होंगे उससे रिलेटेड प्रश्न ही अगले वर्ष आता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो देखिए, भौतिक राशि पूछा है, उसमें भी मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी आपको जानना चाहिए, यानी मूल भौतिक राशि किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, वैसी भौतिक राशि जो कि स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है, यानी वो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती है, एकदम बिल्कुल फ्री रहती है, तो उसी को हम लोग मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको 7 टोटल राशियाँ देखने को मिलेगी, यानी मौलिक राशि कितनी है या फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, तो 7 हैं। और वो कौन कौन है? तो आपका आ जाता है, एक इसमें ही दिया है ऑप्शन में ही, और वो है विद्युत धारा। तो ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धारा। लेकिन और कौन कौन सी राशियाँ हैं वो भी आपको जानना उचित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग द्रव्यमान। देख लीजिए, द्रव्यमान है। ठीक है, ये भी हो गया आपका भौतिक राशि में मूल भौतिक राशि। उसके बाद द्रव्यमान के बाद आता है आपका दूरी, ये भी है यानी लेंथ। इसके बाद आता है समय, तो ये भी है आपका मूल भौतिक राशि ही। ठीक है, देन आ जाता है आपका विद्युत धारा, ये हो गया 4 राशि हो गया, ये 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4 हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका ज्योति तीव्रता, ले लेते हैं ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता भी जो होता है ये भी मूल भौतिक राशि है। और आता है पदार्थ का परिमाण। ठीक है, पदार्थ का परिमाण, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। और एक आता है ताप यानी टेम्परेचर, तो ये 7वीं हो गई, यानी 7 राशियाँ रहती है मूल भौतिक राशि। ठीक है, तो चलिए आपको इसका डिटेल में जानकारी हो गया होगा। और सबका देख लीजिए, आपका मात्रक भी कभी पूछ लिया करता है कि एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। उसी तरह द्रव्यमान जो हो गया, तो द्रव्यमान का क्या होता है? केजी होता है। समय को सेकंड में मापा जाता है और दूरी को मीटर में। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। और वहीं ताप का बात कर लीजिए तो ताप यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होता है। और पदार्थ का परिमाण जो हो गया, इसका एसआई मात्रक मोल होता है। ठीक है, अब बाकी जो सारी राशियाँ बच गई, बल, वेग, कार्य, ये सब डिराइव्ड यूनिट है, यानी व्युत्पन्न मात्रक है। यानी जो मूल राशियों के सहयोग से जो राशियाँ बनती है तो उनको हम लोग व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि नए होंगे तो। ठीक है, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम इसी तरह लगातार
अपडेट देते रहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साउंड चैप्टर से है, यानी अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। इसको मिटा देते हैं, आप प्रश्न देख लीजिए पहले। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है, इसको जरा हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो देखिए अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण पूछा है कि इनमें से कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग है। तो अनुदैर्घ्य तरंग कौन हो जाएगा इसमें? रेडियो तरंग दिया है, ध्वनि तरंग है, एक्स किरण है, गामा किरण है। तो इसमें कौन अनुदैर्घ्य तरंग है? तो आपका ध्वनि तरंग है, यानी साउंड वेव जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत आएगा। बाकी सारा जो हो गया रेडियो तरंग, एक्स किरण, गामा किरण, ये सभी कैसी तरंग है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। अब बात आता है ध्वनि का, तो ध्वनि को किस चीज़ में मापा जाता है? तो इसको डेसिबल में मापा जाता है। और ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के अध्ययन को हिंदी में ध्वनिक और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स। ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। और एक बात ध्वनि का बात आया है तो ये भी जान लीजिए कि ध्वनि जो होती है 3 तरह की होती है। कौन कौन? तो एक होती है अपश्रव्य, ठीक है, एक होती है श्रव्य और एक होता है पराश्रव्य। तो अपश्रव्य को हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, श्रव्य को हम लोग बोलते हैं साउंडेबल या ऑडिबल, ठीक है, ऑडिबल साउंड को हम लोग श्रव्य बोलते हैं। और जो अल्ट्रासोनिक होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पराश्रव्य। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ध्वनि का देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साउंड, तो वो कौन कौन है? एक इंफ्रासोनिक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपश्रव्य। क्या बोलते हैं? अपश्रव्य, अपश्रव्य। और एक होता है ऑडिबल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रव्य। क्या बोलते हैं? श्रव्य। और एक होता है अल्ट्रासोनिक, यानी उसको बोलते हैं हम लोग पराश्रव्य। क्या बोलते हैं? पराश्रव्य, ठीक है। अब पूछ देता है कि इसका रेंज क्या होता है, यानी तो ये होता है अपश्रव्य ध्वनि, ये 20 हर्ट्ज से नीचे रहता है, यानी 20 हर्ट्ज से ये क्या होता है? लो रहता है, ठीक है, नीचे रहता है। और ये श्रव्य जो होता है ये कहाँ से कहाँ तक इसका रहता है? तो ये रहता है 20 हर्ट्ज से लेके कितना तक? 20 kHz यानी किलो हर्ट्ज, ठीक है, या 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। किलो मतलब क्या होता है? 1000 होता है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य रहता है। और जो रहता है 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं 20 हर्ट्ज से, सॉरी इसको यहाँ से हम मिटा के यहाँ कर देते हैं ताकि आपको ये 20 हर्ट्ज से क्या होता है? ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग पराश्रव्य बोलते हैं। और 20 हर्ट्ज से जब कम रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपश्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, यानी जो वर्ण विक्षेपण होता है लाइट का वो किस में संभव है? तो यहाँ पर आपका दिया हुआ, इसको ज़रा नीचे हम कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, देखिए क्लियर दिख सके आपको। तो देखिए नेक्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो ये किस चीज़ में संभव है? तो देखिए ऑप्शन दिया प्रिज्म द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा या साधारण दर्पण द्वारा। तो प्रकाश का जो विक्षेपण होता है वो प्रिज्म द्वारा ही संभवतः होता है, ठीक है, संभव है। देखिए प्रिज्म क्या होता है? तो एक ग्लास का हम लोग इस तरह से बनाया हुआ रहता है, ठीक है, ये प्रिज्म। अब इधर से प्रकाश की किरण पड़ती है इस पर, ठीक है, तो इसके अंदर जब प्रवेश करके, ये कांच का पट्टी से बनाया रहता है, तो अंदर प्रवेश करती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और 7 रंगों में विभाजित होने के बाद कुछ इस तरह से ये निकलती है, ठीक है। तो इसका जो क्रम होता है ये होता है VIBGYOR, यानी सबसे ऊपर रेड रखिए, नीचे में वायलट। V से वायलट, I से इंक, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज
और आर से रेड यानी विबग्योर। हिंदी में कहें तो बैजनी ह पिनाला, ठीक है, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन कर लिया करता है। हालांकि इसका तो राइट आंसर आपको मिल गया कि प्रिज्म द्वारा विक्षेपण किया जाता है, विक्षेपण संभव है। और प्रिज्म द्वारा जब प्रकाश गुजरता है, सनलाइट का जो गुजरता है, तो वो कितने भागों में विभक्त हो जाता है? 7 भागों में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछता है कि विचलित कौन होता है, तो वायलेट कलर यानी जो बैगनी होता है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि इन 7 रंग में तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो ये रहा, कह रहा है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। यानी मेल खाने का मतलब क्या होता है? बराबर होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना इक्वल होगा? तो आइए ज़रा इसको समझ लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर का जो स्केल है कितने होता है? ऐसे तो 5 होता है, लेकिन जनरली 4 ही हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 4 कौन कौन होता है? तो वो देखिए, एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन और एक होता है रोमर, ठीक है। अब देखिए, इन चारों के बीच में हमको संबंध स्थापित करना होता है, यानी रिलेशन इसके बीच में क्या है। तो देखिए, इसका फार्मूला होता है C/5, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वैसे C/100 होता है, कट के ये नीचे में आ जाएगा। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू R/4। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है? C/100 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? F माइनस 32/9 के जगह पर 180 रहता है, ठीक है। यहाँ पर K माइनस 273 में एक्चुअली में 100 रहता है, और यहाँ पर R/80 रहता है। अब देखिए, इसको 20 से यदि काट देते हैं तो ये 20 × 5 = 100, 20 से 9 बार में कट जाएगा, और ये 20 से 5 बार में, और ये 20 से 4 बार में। तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया है 5954, यह है ना 5954। तो वही आ जाता है शॉर्टकट में ये फार्मूला। तो हमको क्या क्या दिया है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो देखिए, सेल्सियस यहाँ C4 सेल्सियस, F4 फ़ारेनहाइट, कैसे केल्विन होता है, R से रोमर होता है। तो हमको तो इसी के बीच में ना संबंध स्थापित करना है। तो जिसके बीच में कहेगा तो वो हम फार्मूला पुटअप कर देंगे। तो देखिए, इसको मिटा देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए क्या हुआ, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका C हो जाएगा, यानी -40 डिग्री सेल्सियस। अब कैसे? अब देखिए, किसी एक का मान रख लीजिए। यदि सेल्सियस का मान हम रखते हैं 40, तो देखिए C के जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? -40 हम रख दिए, बट्टा में क्या है? 5 है, ठीक है, बराबर। आप F के जगह पे भी -40 रख के देख सकते हैं, C का मान निकाल सकते हैं कि उतना बराबर आ रहा है कि नहीं। तो बराबर लिख दें, F यहाँ हो गया -32/9, ठीक है, यही ना है। अब देखिए, ये 5 से 8 बार में कट जाएगा, 5 × 8 = 40, ठीक है। फिर ये 9 से जो 8 है, इसमें तिरछी मल्टीप्लाई होता है ना, तो इससे करेंगे तो 9 × 8 = 72, यानी इधर माइनस है यहाँ पर, तो -72 हो जाएगा, अब बराबर F -32। अब देखिए, F को हम यहीं पर रहने देते हैं, अब बराबर -72 में से इधर 32 को भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, और 72 में से 32 घटाएंगे तो ज़्यादा वाला में से घटा रहे हैं तो -40 हो जाएगा। ये 72 में से 32 घटेगा तो कितना होगा? 40, लेकिन ये 72 वाला साइन माइनस में है, तो ज़्यादा वाला में से हम लोग छोटा वाला घटा रहे हैं, इसका ज़्यादा वाला का सिंबल माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस में भी क्या आ गया? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का भी मान आ गया। तो सेल्सियस में भी बराबर और फ़ारेनहाइट में बराबर। तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक दबा के कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता भाई किस चीज़ में मापी जाती है? वाट में मापी जाती है। वाट में तो शक्ति मापा जाता है, वोल्ट में तो वोल्ट में विभवांतर या विभव मापा जाता है, ठीक है। एम्पियर में क्या मापा जाता है? तो एम्पियर में
विद्युत धारा मापा जाता है एम्पियर में। एक ऑप्शन सिंपल सा बच गया डायोप्टर, ठीक है। तो डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की क्षमता को। किस चीज़ में मापते हैं? डायोप्टर में, ठीक है। और लेंस, जो लेंस होता है उसमें जनरली उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात करते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि कौन सा लेंस जो है वो बीच में पतला होता है या कौन सा लेंस है जो बीच में मोटा होता है। देखिए ये रहा उत्तल लेंस, ठीक है, और ये रहा अवतल लेंस, ठीक है। अब ये देखिए यही ना बीच वाला भाग है। देखिए ये बीच में क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ इसका कम डिस्टेंस है। इधर किनारे पर क्या हो गया? चौड़ा हो गया। किनारे पे चौड़ा है ना, तो ये वाला क्या हो गया? जो अवतल लेंस है ये बीच में क्या होता है? बीच में ये पतला होता है, ठीक है। और ये उत्तल जो लेंस होता है ये बीच में ही क्या होता है? बीच में यानी मध्य में मोटा होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, यही है, दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आपके सामने, ये रहा। देखिए कह रहा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI, ये आई नहीं है, यहाँ पर आर है, यानी MRI, ठीक है, ध्यान रखिएगा। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसमें किसका उपयोग नहीं होता है? क्या चुंबकीय क्षेत्र का, एक्स किरण का, रेडियो तरंग का या गामा किरण का? देखिए जो मेडिकल का क्षेत्र है उसमें चिकित्सा करने के लिए MRI का जो प्रयोग किया जाता है तो उसमें इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का तो होता है, रेडियो तरंग का भी होता है और गामा किरण का भी होता है। गामा किरण का क्या होता है? अधिक वेदन क्षमता होता है, और ये एक्चुअली में रेडियो तरंग भी है, रेडियो वेव भी है। और इसका MRI का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप जान लीजिए, उचित है। तो MRI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो MRI का होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस मतलब अनुनाद होता है। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग क्या होता है? इमेजिंग, ठीक है। यानी इसके देखिए मैग्नेटिक यानी इसके नाम में भी मैग्नेट छुपा है। तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र जनरली आपको मालूम ही होना चाहिए कि होगा। तो आंसर क्या बनता है आपका? राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरण जो है MRI में उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। देखिए जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, यानी वो कौन सा क्वांटिटी है जब ध्वनि यानी साउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो बदलता नहीं है, यानी अपरिवर्तित रहता है। तो वो कौन सा है? क्या आवृत्ति है या आयाम है या तरंग दैर्घ्य है या चाल है? तरंग दैर्घ्य बोले तो वेवलेंथ, इसको बोलते हैं चाल यानी स्पीड, और ये आवृत्ति हो गया यानी फ्रीक्वेंसी, और आयाम को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति इसका कभी नहीं बदलता है, ठीक है। आवृत्ति क्या होता है? वो चेंजेबल नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो ध्वनि होता है इस पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, किस चीज़ पर प्रभाव नहीं पड़ता है ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो ध्वनि पर किस चीज़ का इफेक्ट? नॉट इफेक्ट। साउंड पर किस चीज़ का नॉट इफेक्ट रहता है? तो वो रहता है आपका दाब का, यानी प्रेशर का। दाब यानी बोले तो प्रेशर का इफेक्ट इस पर प्रभाव नहीं रहता है। बाकी ताप कहें या आर्द्रता कहें तो दोनों का प्रभाव रहता है, टेम्परेचर का, आर्द्रता का प्रभाव रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो ये रहा, क्या कह रहा है? प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है भाई? तो प्रकाश वर्ष आपको मालूम ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है,
यानी लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो ये हो जाता है लंबी दूरी का। लंबी दूरी तो इसमें नहीं दिया है, समय दिया है, चाल दिया है, बल दिया है, यहाँ पर दूरी दिया है, तो यानी खगोलीय दूरी बोल सकते हैं इसको। तो खगोलीय दूरी क्या होता है, लंबा दूरी होता है, छोटा मोटा थोड़ी दूरी होता है, लंबा दूरी होता है। तो ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किस चीज़ का होता है, खगोलीय दूरी का यानी लंबी दूरी का। अब प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का बात आया है, लाइट ईयर का बात आ गया है। तो 1 लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और मैं यहाँ पे लिख देते हैं, और यदि किलोमीटर में पूछ लिया जाए कि किलोमीटर में कितना होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर किलोमीटर में कितना होता है भाई, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई क्या है, तो वो पारसेक होता है, और एक पारसेक में कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्या है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका तो प्रश्न ही गायब है, तो चलिए हम बता देते हैं कि प्रश्न क्या था। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है जो हम लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आवेश रहित है, आवेश रहित है, ठीक है। तो कौन आवेश रहित है, यानी जिस पर चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रल है, तो वो कौन हो जाएगा। तो देखिए परमाणु में 3 कण तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं, मालूम होता है आपको। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, यानी इस पर शून्य आवेश रहता है, कोई नहीं रहता है, ठीक है, ये मालूम होगा। लेकिन एक अल्फा कण है, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हो सकता है ये तीनों आपको मालूम हो, लेकिन अल्फा कण में आप कन्फ्यूजन में हो, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये तो मालूम हो गया, ये बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आवेश रहित पूछा है कि कौन कौन है जिस पर चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन और अल्फा बच गया, इसको मिटा देते हैं हम। अब देख लीजिए, इसके बारे में भी समझ लीजिए। एक हो गया अल्फा कण, एक हो गया बीटा कण, और एक हो गया गामा कण, ठीक है। तो इसके बारे में समझ लीजिए क्या होता है, 1 मिनट। तो देख लीजिए यहाँ पर अब से लिख देना, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया। देखिए अल्फ़ा जो होता है इस पर 2 यूनिट प्लस रहता है आवेश, इस पर कितना रहता है 2 इकाई धनावेशित रहता है अल्फ़ा। वही बीटा का बात करें तो ये ऋणात्मक रहता है, यानी माइनस में रहता है। और गामा जो हो गया, तो गामा क्या होता है, इस पर भी शून्य आवेश रहता है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो अल्फ़ा पे क्या हो गया, 2 यूनिट धन आवेश हो गया, तो ये भी नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, प्रोटॉन होगा ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, आवेश रहित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो ये रहा, क्या कर रहा है, ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर भाई किसका मात्रक है, तो क्या प्रतिरोध का है, चालकत्व का, यानी चालकत्व को चालकता भी बोला जाता है, और या प्रतिरोधकता का है, या आवेश का है, ठीक है। देखिए तो ओम मीटर जो है ये किसका है, ओम मीटर, तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक है, यानी रेसिस्टिविटी का मात्रक है ओम मीटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात करें प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और चालकत्व यानी चालकता, जिसको कंडक्टेंस बोलते हैं, तो इसका मात्रक होता है ओम यूनिवर्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या,
इसी को हम लोग बोलते हैं महो भी बोला जाता है, महो, या एक नाम और इसको दिया जाता है, चालकत्व का ही मात्रक होता है जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेन। ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये अभी फिजिक्स का ही सब चल रहा है क्वेश्चन, अब आ गया आपका केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र। तो देखिए इसमें दिया गया है नीलम यानी रूबी रासायनिक सूत्र है। ठीक है। तो नीलम और रूबी किससे मिलता है? तो ये एल्युमिनियम से मिलता है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ये नीलम और रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीलम को ही रूबी बोला जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। क्या होता है? Al2O3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी का व्यापारिक नाम नीलम या रूबी भी बोला जाता है। अब ये हो गया N2O। तो N2O क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है। इसको हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस। और ये NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Al2O3। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और बात है एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? तो बताइएगा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। ठीक है। और कहाँ से मिलता है ज़्यादातर? ये उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा में खदान है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। पेट्रोल की गुणवत्ता को किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है? कौन सी संख्या के द्वारा? तो पेट्रोल की गुणवत्ता को जो व्यक्त किया जाता है ये ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। और ऑक्टेन संख्या का बात आया तो इसके बारे में जान लीजिए कि ऑक्टेन संख्या जितना ज़्यादा रहेगा वो ईंधन उतना ही अधिक गुणवत्ता वाला माना जाता है, या बोले तो विस्फोट कम करेगा। ठीक है। यानी उसमें विस्फोटक कम होगा। टाक टुक ऐसे ऐसे बजता है ना, ब्लाम ब्लूम करते रहता है ईंधन, कोई देखते हैं तो उसमें क्या होता है? कम होगा ये, जब ऑक्टेन संख्या ज़्यादा रहेगा तो। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करिए जाए कि सीटेन संख्या भी दिया है, तो सीटेन संख्या द्वारा किसको व्यक्त किया जाता है? तो डीजल ईंधन का गुणधर्म व्यक्त किया जाता है सीटेन संख्या द्वारा। पेट्रोल का ऑक्टेन से और डीजल का सीटेन संख्या द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हालांकि जो सीटेन संख्या होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये कार्बन 10 से लेकर कार्बन 16 तक के मध्य रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? देखते हैं। ये रहा आपके सामने। हाँ भाई, आप ही के सामने। ठीक है, हमारे सामने तो ये है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? यहाँ पर गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ लिया गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट का बात है तो मेल्टिंग पॉइंट आखिर किसे कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सारा जो टर्म होता है केमिस्ट्री का, मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री हो गया एक तरह से देखिएगा तो। ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिएगा आपको। ठीक है। बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, वेपराइजिंग क्या होता है, फिर से आ जाता है आपको कि क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटलनेस क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है। ये सारा टर्म आपको ध्यान में रखना होगा। डक्टिलिटी मतलब तन्यता होता है, मेलेबिलिटी मतलब आघात वर्धनीयता, यानी पीट पीट कर चादर के रूप में ढाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मेलेबल है या आघात वर्धनीय है, यानी घात करने पे भी वो वृद्धि करते जाए, उसको आघात वर्धनीय बोलते हैं। ठीक है। डक्टाइल मतलब तन्यता होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में कितना बार रिपीट होता है कि सबसे तन्य धातु कौन है? तन्य शब्द से ही तन्यता बना है। ठीक है। यानी डक्टाइल शब्द से ही डक्टिलिटी बना है, जिसका अर्थ होता है तन्यता। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। और तन्यता का गुणधर्म क्या है? तो तन्यता मतलब होता है कि खींच के लंबे तार के रूप में उसको बिना टूटे लंबे तार के रूप में ढाला जा सके, उसी को तन्यता का गुणधर्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर गलनांक पूछा है कि सबसे ऊंच किसका होता है, तो गलनांक के बारे में भी आपको जानना उचित है। देखिए ऐसा टेम्परेचर जिस पर जाकर कोई धातु पिघलने लगे गर्म करने पर, तो उसी को हम लोग गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है भाई? लोहा का लगभग 1533 से 38 के बीच होता है। ठीक है। एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का
जो एल्युमिनियम हो गया इसका 658 से 60 तक होता है, ठीक है। बोरोन का कितना होता है और सिलिकॉन का कितना होता है? सिलिकॉन का 1414 होता है, अब बोरोन का लगभग 2300 होता है, ठीक है। कितना? 2300 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी 2300 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, बोरोन का। और सिलिकॉन का 1414 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लोहा का 1533 से लेकर 1538 भी लिख सकते हैं। और एल्युमिनियम का 660 या 658 भी कहीं कहीं देता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका हो गया? बोरोन का। तो बोरोन इसमें सबसे ज़्यादा गलनांक वाला धातु है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए सिलिकॉन जो हो गया ये कैसा है? तो ये उपधातु में आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, मालूम होना चाहिए आपको। एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का अभी हमने बताया कि सबसे इसका प्रमुख अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट है। और लोहा का क्या है अयस्क? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है? तो एंटीबायोटिक इसमें कौन है? तो एस्पिरिन दिया गया है, पैरासीटामोल दिया है, क्लोरोफिन दिया है, पेनिसिलिन दिया है। तो देखिए दोस्तों, एस्पिरिन जो होता है इस सिर दर्द का स्पेशली दवा है, हालांकि सर्दी जुकाम हल्का फुल्का रहता है उसमें भी दिया जाता है, ठीक है। पैरासीटामोल है, ये आपको मालूम है कि पैरासीटामोल बुखार का दवा है। और क्लोरोफिन जो है ये मतलब जो एलर्जी वाला समस्या रहता है ना, जिससे किसी का नाक बहने लगता है, हल्का फुल्का खुजली वगैरह होने लगता है, तो वहाँ पर शरीर के अंदर ही इसका श्रवण होता है, तो स्रावित होते रहता है, ठीक है, उसका कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो वो क्लोरोफिन हो गया। और जो पेनिसिलिन हो गया ये एंटीबायोटिक दवा है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसका खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक दवा है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा, सीएनजी का मुख्य घटक है। तो सीएनजी का मुख्य घटक पूछा है, उससे पहले आपको जाना होगा सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? तो सीएनजी को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक होता है मीथेन, ठीक है। और मीथेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? CH4, यानी कार्बन एक भाग और हाइड्रोजन 4 भाग मिलकर CH4 यानी मीथेन बनाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। यहाँ पर दिया है N2 यानी नाइट्रोजन, और यहाँ पर दिया है मीथेन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। हालांकि बात करें एलपीजी का, आपसे पूछ दिया जाए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसका मुख्य घटक होता है क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन कौन होता है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। और ये देखिए प्रोपेन ब्यूटेन ये जो भी है ये किस समूह का है? तो ग्रुप भी याद रखना पड़ेगा आपको, ये अल्केन समूह का है, अल्केन ग्रुप का है। और अल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं CnH2n+2, ठीक है। कमेंट में बताइएगा अल्काइन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अल्किन का हम लिख देते हैं, ठीक है, CnH2n, ठीक है। अल्काइन का बताइएगा, ठीक है, क्या होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, CH4 यानी मीथेन गैस इस CNG में विद्यमान रहता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने ये रहा, कह रहा है अम्ल वर्षा के मुख्य घटक हैं। तो अम्ल वर्षा के घटक कौन कौन है भाई? यहाँ पे दिया HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे दिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लों का राजा भी इसे कहा जाता है, या H2SO4 को गंधक अम्ल भी बोलते हैं, गंधक का अम्ल है यानी गंधकाम्ल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया।
और यहाँ पर दिया है डी में ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों यानी HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड भी होगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। क्यों होगा? तो अम्ल वर्षा के मुख्य घटक कौन कौन है? तो सल्फर और प्लस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो सल्फर और नाइट्रोजन क्या होता है? पानी और यानी जल और ऑक्सीजन से मिलकर उससे रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? HNO3 और H2SO4 बना लेते हैं। ठीक है, यानी यदि सल्फर के ऑक्साइड रहेगा वो ऑक्सीजन और जल से मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड रहेगा तो वो क्या करेगा? जल से मिलेगा तो HNO3 बना लेगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सल्फर का रहेगा तो H2SO4 बनाता है, नाइट्रोजन का रहता है तो HNO3। तो राइट आंसर इज द A एंड B बोथ। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और 5.6 से जब वर्षा का जल का pH वैल्यू कम हो जाता है तब आपका अम्ल वर्षा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और अम्ल वर्षा से क्षति किसको ज़्यादा पहुंचता है? तो मार्बल को पहुंचता है, यानी जो संगमरमर होता है उसको ज़्यादा क्षति पहुंचता है, क्योंकि उसके रंग में पीलापन आने लगता है। ठीक है, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर देखे होंगे, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, वहाँ की जो अगल बगल की फैक्ट्रियाँ हैं उसको बंद कराया गया था और अभी भी वहाँ पर सरकार है इस चीज़ को लेकर। तो चलिए आगे देख लेते हैं, जागरूक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, भारी जल यानी हेवी वाटर। ठीक है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र के बारे में आया है। तो भारी जल का पहले नाम क्या होता है तो ये भी जान लीजिए। तो ये भारी जल को हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है D2O। ठीक है, D2O। ये जो नॉर्मल जल होता है उसका H2O, जो भारी जल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? D2O। ठीक है, और ये N2O दिया है ऑप्शन में, ये तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। CuO दिया है, ये कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, CO2 होना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड। देखिए तो ये D2O हो गया। अब पूछता है आपको कि भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनमें मॉडरेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसके रूप में? मॉडरेटर के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने, वो क्या है? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। कमेंट में बताइएगा कि भारी जल में जो होता है इसमें टोटल अणु कितने होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का pH मान है, यानी जो जल है उसका pH वैल्यू क्या है? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले pH मान है, यानी मान को हम लोग वैल्यू बोलते हैं, और pH वैल्यू। तो pH का फुल फॉर्म क्या होता है? pH का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी तो पानी का पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? pH वैल्यू क्या है? तो वो हो जाता है 7, क्योंकि पानी जो होता है वो उदासीन होता है। और आपको मालूम होगा कि लेस देन 7 यानी 7 से जो लेस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक है, एसिड बोलते हैं। और जो 7 से जो अधिक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, यानी क्षार बोलते हैं। यानी 7 से 14 तक लगभग क्षार रहता है और 0 से लेकर 7 तक एसिड रहता है। और जो एकदम एक्यूरेट 7 रहता है वो क्या होता है? वो उदासीन होता है। ठीक है, न 7 से ज़्यादा है न 7 से कम है, एकदम 7 पे अटक गया भाई तो वो उदासीन हो गया। ठीक है, न्यूट्रल हो गया। और पानी भी हमारा न्यूट्रल के अंतर्गत ही आता है, इसका pH वैल्यू 7 होता है। अब देखिए कुछ pH वैल्यू है इम्पोर्टेंट, वो आपको जानना होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10.5। ठीक है, और यदि बात कर लिया जाए रक्त का, तो रक्त का होता है 7.4। वहीं मूत्र का बात कर लिया जाए तो मूत्र का होता है 6। और जो हमारा लार होता है सलाइवा, तो सलाइवा का कितना होता है? तो इसका होता है 6.5। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। दूध का 6.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रसायन क्षेत्र में किस चीज़ को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 2019 का बात कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग को 2025 चल रहा है, तो 25 वाला भी देखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात बता दें, 25 में अभी उसको घोषित ही नहीं किया गया है, क्योंकि अक्टूबर में उसका घोषणा होगा रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। हालांकि 2024 वाला हम लोग देख लेंगे कि रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है और किस चीज़ के लिए दिया गया है। उससे पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए 2019 में रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में किस चीज़ को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वो लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए दिया गया था, ठीक है। अब देखिए लिथियम आयन बैटरी के लिए दिया गया था, लेकिन वो कौन थे जिनको ये दिया गया था। तो दोस्तों 2019 में जो दिया गया था ये जॉन वी गुडिनफ और अकीरा योशिनो और स्टैनली विटिंगम को संयुक्त रूप से दिया गया था। और जॉन वी गुडिनफ थे जो कहाँ के थे, ये यूएसए के थे, और स्टैनली विटिंगम ब्रिटेन के थे, और अकीरा योशिनो जापान के थे। तो इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था किस चीज़ के लिए। तो लिथियम आयन बैटरी का जो था क्षमता उसको दुगनी करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो हाँ, आगे नहीं, मतलब इसी प्रश्न में कि जो 2024 वाला है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो 2024 वाला है, 2025 वाला तो अभी घोषणा ही नहीं हुआ है। घोषणा कब होगा, अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में। 2024 वाला किसको दिया गया है। तो 2024 वाला जो हुआ है ये आपको दिया गया है। इसमें भी 3 लोग को दिया गया है। वो कौन कौन है और उन किस किस चीज़ के लिए। तो एक है डेविड बेकर। तो डेविड बेकर को दिया गया है प्रोटीन डिजाइन के लिए, और साथ ही साथ प्रोटीन संरचना आविष्कार के लिए 2 लोगों को दिया है। एक है डेमिस हस्बिंसन और एक है जॉन जम्पर। कौन है, एक जॉन जम्पर और एक डेविड हस्बिन, ठीक है। तो इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। कह रहा है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है, नेचुरल रबर, ये किस चीज़ का बहुलक है। तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि रबर का बल्कनाइजेशन होता है। तो रबर का बल्कनाइजेशन करने के लिए यानी उसको उबाला जाता है गर्म करके, तो उसमें क्या चीज़ मिलाया जाता है। तो सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। और पूछता है कि रबर को कठोरीकृत करने के लिए, रबर को जो रबर हो गया इसको कठोर करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, यानी हार्डनेस के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन। नेक्स्ट है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। यानी पानी का जो टंकी होता है उसमें फंगी को, यानी फंगी बोलिए, फंगस बोलिए, फंजाई बोलिए या कवक बोलिए, चारों एक ही चीज़ हुआ, एक ही चीज़ का नाम है, उलट पुलट के दे देता है। फंगी को ही, फंगी इंग्लिश शब्द है, इसको ही फंगी को ही फंजाई या फंगस बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है कवक, ठीक है। तो कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन यानी केमिकल कौन है। तो वो होता है आपका, क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। बात है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे है जिंक सल्फेट, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो मैग्नीशियम सबका फार्मूला भी देख लेंगे। तो इसका होता है MgSO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3 और जिंक सल्फेट का ZnSO4। हालांकि इसमें रहता है 7 भाग जल रहता है 7H2O। और कॉपर सल्फेट का हो जाएगा CuSO4 इंटू इसमें कितना भाग जल होता है, 5 भाग जल, 5H2O। हालांकि ये कह रहा है पानी की टंकी में, तो पानी तो उसमें पहले से ही मौजूद रहेगा, तो ये सूखा रहेगा यानी निर्जल रहेगा। तो निर्जल रहेगा तो केवल हो जाएगा CuSO4, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। आगे है आपके सामने जो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यहाँ आया है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये क्या है, क्लोरोफिल है।
ठीक है, आपको मालूम होगा ये बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। और देखिए क्लोरोफिल बोले तो आपको सीधे ध्यान जाएगा प्लास्टिड पे, यानी प्लास्टिड बोले तो क्या होता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड यानी इसको बोलते हैं लवक, क्या बोलते हैं, लवक, ठीक है। तो लवक जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, अवर्णी लवक होता है, वर्णी लवक होता है, और एक कौन होता है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, और एक हरित लवक, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होता है इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पर्णहरित, क्या बोलते हैं, पर्णहरित। तो पर्णहरित नामक जो पदार्थ होता है, क्लोरोफिल होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल हरित लवक में ही पाया जाता है। और ये पर्णहरित जो होता है हरे रंग का पदार्थ होता है, हरे रंग का पदार्थ होता है पर्णहरित, इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा भी होता है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो ये पर्णहरित होता है यानी क्लोरोफिल, इसको क्या कहा जाता है, पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है, ये खाना बनाने के काम आता है। तो यहाँ क्या पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो देखिए इसमें तो हालांकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एक धातु में मुख्य रूप से पाया जाता है, और साथ ही साथ कार्बन और हाइड्रोजन भी रहेगा, तभी ना ये खाना बनाएगा। इसमें कैल्शियम नहीं होता है, क्या होता है, कैल्शियम इसमें नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो है इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम कहाँ मुख्य रूप से शरीर में पाया जाता है, तो हड्डियों में पाया जाता है, और दांतों के एनामेल में कैल्शियम ही पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बताइएगा अंडों के कवच में क्या पाया जाता है, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे है आपका जो क्वेश्चन, ये रहा, ज़रा ऊपर कर लेते हैं। पौधे में पानी, सॉरी दोस्तों, पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, पौधे में पानी पहुंचाया जाता है भाई, किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ये जाइलम उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है। यानी टिश्यू जब चैप्टर पढ़िएगा ना तो उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। टिश्यू ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, हम इस पर बहुत सारा 2-3 वीडियो डाले हैं टिश्यू के ऊपर। तो और जो लूसेंट वाला बायोलॉजी कराए थे उसमें भी हम पढ़ा दिए हैं टिश्यू, ठीक है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में है। तो इसमें क्या होता है, टिश्यू में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू रहता है यानी जटिल उत्तक बोलते हैं, उसी में आता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हार्मोन भी हम लोग पढ़ा दिए हैं, पादप हार्मोन जो होता है, फ्लोरीजेंस, ट्राउमेटिन हो गया, साइटोकाइनिन का क्या काम है, ऑक्सिन का क्या काम है, जो जिब्रेलिन है उसका क्या काम है, एथिलीन का क्या काम है, प्राकृतिक हार्मोन हो गया एथिलीन, और जो कृत्रिम हार्मोन हो गया फलों को पकाने वाला वो कौन है, ये सारा चीज़ हम डिटेल में बताए हैं, तो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, तो पानी यानी जल और लवण पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा, और वही खाद्य पदार्थों की बात किया जाए तो वो फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। चलिए एपिडर्मिस क्या होता है, त्वचा होता है यानी ऊपरी भाग होता है एपिडर्मिस। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका राइट आंसर जाइलम हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। हाँ दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और टाइम कम मिल पाता है, फ़िलहाल हम लोग भी जॉब में है और टाइम ड्यूटी से कम मिल पाता है, आता है आदमी, नाइट ड्यूटी भी होता है। अभी तो फ़िलहाल हम लोग रेल में हैं, ठीक है, लेकिन देखिए आगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो काम होते रहेगा, आप लोग भी निरंतर प्रयास करते रहिए, हमारा भी जारी है। हालांकि हमको टाइम ही नहीं मिल पाता है, ठीक है, लेकिन तब पर भी इसमें अपना चल रहा है। चलिए देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या चीज़ अवशोषित करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, अवशोषित करने के लिए पूछा है, ठीक है, अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण पौधे करेंगे कब, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए यानी फोटोसिंथेसिस
करने के लिए आवश्यक चीज़ क्या है? सबसे तो पहले सूर्य का प्रकाश होना चाहिए भाई। सूर्य का प्रकाश क्या रात में होगा? नहीं ना होगा, दिन में होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। अब जब रात में होगा ही नहीं, दिन में ही केवल होगा प्रकाश संश्लेषण, तो आपको जाहिर सी बात है कि पौधे दिन में क्या लेते हैं? दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो लेने को ही तो बोला जाता है अवशोषित करना। तो क्या चीज़ अवशोषित करेंगे भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या चीज़ मुक्त करते हैं, ये यदि रहता तब आपका राइट आंसर क्या हो जाता? ऑक्सीजन हो जाता। क्या हो जाता? राइट आंसर ऑक्सीजन होता। तो अभी इसका फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अवशोषित क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, निकालते हैं, तभी तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। और रात में ये क्या करते हैं? रात में ऑक्सीजन को ही अवशोषित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों के पास रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको भी ऑक्सीजन का ज़रूरत है, वो भी ऑक्सीजन लेगा, तो वो हमसे ज़्यादा कैप्चर कर लेगा, हमारा जो है दम घुटने लगेगा। ठीक है, जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड ये दिख रहा है ना तीसरे ऑप्शन में, ये क्या करता है? दम घुटा के मार देता है। ठीक है, तो उसी तरह वहाँ पे भी पेड़ के नीचे भी सोए रहिएगा ना तो दम घुटने लगेगा, आपको ऑक्सीजन का कमी पड़ जाएगा। ठीक है, हालांकि 1-2 दिन ऐसे इमरजेंसी में सोने से नहीं होगा, लेकिन डेली आप पेड़ के नीचे सोइएगा ना रात में तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ पर 3-4 दे दिया गया है ऑप्शन, उसमें से पूछ रहा है कि इनमें से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, यानी ऑक्सीजन वहाँ पर अब्सेंट रहता है। ठीक है, तो क्या कांच में ऑक्सीजन नहीं होता है? मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होता है? सीमेंट में नहीं होता है? तो ये सब में ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो केरोसिन का तेल होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो देखिए, सामान्य तौर पर आपको मालूम होगा कि जो केरोसिन होता है ये किसका मतलब उदाहरण किसके अंतर्गत आता है? तो ये हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन में क्या क्या मेनली होता है? एक तो होता है हाइड्रो यानी हाइड्रोजन हो गया, और एक कार्बन यानी कार्बन हो गया। तो ये मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बना होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? केरोसिन में हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। तो बोलिएगा कि भाई ये जलेगा कैसे? जब केरोसिन का तेल से यानी मिट्टी के तेल से हम लोग खाने मतलब स्टोव पे पहले खाना बनता था तो उसमें मिट्टी का तेल ही डाला जाता है, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा कैसे? अरे भाई, तो वो जैसे ही बाहर आता है तो वायु में जो मौजूद ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके वो दहन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, दहन की क्रिया आपको मालूम ही होगा अच्छी तरह से। चलिए, दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन है? ठीक है, चलिए, यानी फायर ट्रायंगल आपको मालूम होना चाहिए। फायर ट्रायंगल में क्या क्या होता है? ये हो गया फायर ट्रायंगल। इसके लिए क्या होना चाहिए? पहले तो फ्यूल होना चाहिए यानी ईंधन होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? एक कमेंट में बताइएगा एक क्या होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तब वो जलेगा। ठीक है, चलिए, तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है किसमें? तो भाई तो केरोसिन के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, यानी लाइपेज जो है ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्रावित होता है? तो सिंपल सा कहने का मतलब यही हुआ कि लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है आखिर? तो लाइपेज जो होता है ये अग्नाशय से यानी पेंक्रियाज जिसको बोलते हैं, यहाँ से स्रावित होता है लाइपेज। ठीक है, और गुर्दा किडनी को ही गुर्दा बोला जाता है, इसको वृक्क भी बोला जाता है। यकृत लीवर हो गया, और हृदय यानी हार्ट। ठीक है, सबसे हमारा बड़ा जो ग्लैंड है यानी ग्रंथि वो कौन है? यकृत। इसका वजन कितना होता है? वजन लगभग 1.5 kg का होता है। ठीक है, यकृत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कमेंट में बताइएगा ट्रिप्सिन किससे स्रावित होता है? ठीक है, ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल यहाँ पर कट गया है, किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? BCG वैक्सीन यानी BCG का टीका किस
रोकथाम के लिए लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया है छोटी चेचक, यहाँ पर टाइफाइड है, यहाँ पर क्षय रोग है, यहाँ पर प्लेग है। क्षय रोग यानी टीबी जिसको बोलते हैं, टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो बीसीजी का टीका जनरली आपको मालूम ही होगा, सबको मालूम होगा, क्षय रोग में दिया जाता है बीसीजी का टीका। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है बीसीजी का फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए जो टाइफाइड होता है ये कैसे होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि टाइफाइड कैसे होता है। तो ये जो प्रदूषित जल होता है उससे टाइफाइड होता है, ठीक है। टाइफाइड एक तरह का बुखार है, ये प्रदूषित जल से होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? कौन सा हार्मोन, अब यहाँ पर हार्मोन आ गया, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, स्रावित होता है? तो यहाँ पर थायरोक्सिन दिया गया है, इंसुलिन है, गैलानिन है, गैस्ट्रिन है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है ये अग्नाशय यानी पेंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है। अब देखिए इंसुलिन जो है उसके लैंगरहैंस का जो दीपिका रहता है उसके बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रवण होता है, वहीं से स्रावित होता है। किस सेल से? तो बीटा सेल से, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा, तो जो बीटा सेल होता है उसी से इंसुलिन स्रावित होता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो वैज्ञानिक का नाम था बेटिंग और बेस्ट। क्या नाम था? बेटिंग एवं बेस्ट, ठीक है, बेटिंग और बेस्ट। कब किए थे? तो 1921 में इंसुलिन का खोज किए थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, देखिए इसमें भी क्वेश्चन हट गया है। तो क्या हुआ, हट गया है तो हम ला दे रहे हैं भाई। यहाँ पर ऑप्शन दिया है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट, रक्त प्लेटलेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रक्त का संचरण होता है, यानी क्या हो जाएगा इसका, मिटिए इसको देते हैं क्वेश्चन फिर से। यानी शरीर में, हमारे जो शरीर में रक्त का संचरण, रक्त संचरण कौन करता है? कौन करता है? रक्त का संचरण कौन करता है? यानी ये रक्त है, रक्त का संचरण कौन करता है? तो ये हो जाएगा, क्या लिम्फोसाइट होगा, मोनोसाइट होगा, या एरिथ्रोसाइट, या रक्त प्लेटलेट? तो लिम्फोसाइट हम लोग किसको बोलते हैं? WBC यानी वाइट ब्लड कार्पल्स। और एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? RBC को बोलते हैं, यानी रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट इज द राइट आंसर। यानी रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा रक्त का संचरण होता है? तो वो एरिथ्रोसाइट यानी RBC के द्वारा। अब देखिए ये क्या करता है, इसका RBC का मुख्य कार्य ही है कि ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और जो उसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हो गया, जिससे हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में केवल ऑक्सीजन ही थोड़े जाता है, कुछ भाग कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी परसेंटेज में चला जाता है। तो उसको तो बाहर निकालना है, क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थ है, तो उसको बाहर निकालने का काम भी यही करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, एरिथ्रोसाइट का और WBC का 2 से 4 दिन, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन किस चीज़ से निकाला जाता है भाई? तो अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। किस चीज़ से? खरगोश से, ठीक है। और यहाँ पर भेड़ दिया है, लोमड़ी दिया है, बकरी दिया है। तो जो बकरी से ऊन निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? उस बकरी का ही नाम रहता है पश्मीना बकरी, जो कश्मीर में मूलतः पाई जाती है, पश्मीना, ठीक है। तो ये कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। और भेड़ की एक प्रजाति है, ठीक है, जिससे ज़्यादा ऊन निकाला जाता है, ठीक है। वो कौन सी प्रजाति है? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और यही बताइएगा कि जो रेंडियर है ये किस चीज़ की प्रजाति है और कहाँ, किस देश में अधिकतर रेंडियर पाई जाती है, ठीक है, रेंडियर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, लास्ट में आपसे ये कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अरे कहने का आगे पीछे हम कोई शब्द बोल दें तो उससे घबराने वाला बात नहीं। पढ़ाई के मामला में हम गलत नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे आगे पीछे हो जाता है कोई वर्ड, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपको आपकी मंजिल अवश्य मिले, निरंतर प्रयास करते रहिए। हमारी दुआ है और ईश्वर से कामना है कि आप अपने माँ बाप का नाम ज़रूर रोशन करिए और ईश्वर आपको सहायता दे। सहायता वो नहीं करेंगे, सहायता इतना करेंगे कि आप गलत काम ना करें। हाँ, लेकिन अब ठान ही लीजिएगा कि चलिए ईश्वर से प्रार्थना है, आप ही अगरबत्ती दिखाने लगिएगा और पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिएगा। रोज़ अगरबत्ती दिखाइएगा, सुबह सुबह उठकर नहा धोवा कर और फिर सोइएगा, घूमने जाइएगा, तब थोड़ी होगा। ईश्वर से प्रार्थना करने का मतलब अपना काम निरंतर करते रहिए, वही ईश्वर का सबसे बड़ा प्रार्थना है। ठीक है, चलिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।